बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन, मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है। इसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और यहां पर एक की लगा दी। अब क्या होगा? as soon as we insert the key, the current through the coil start increasing. इसमें से करंट इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा लाइक दिस, क्योंकि पहले करंट सर्किट में 0 है। जैसे ही की को इंसर्ट करेंगे करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और कुछ देर के बाद अपनी ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। अब जब तक करंट अपने 0 से मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तब तक क्या होगा? क्योंकि in that duration this current is increasing, and due to this increasing current the magnetic flux through the coil also increases. अगर magnetic flux increase कर रहा है then ultimately an EMF induces in the coil. इसके अंदर जो है वो EMF induce हो जाएगी and ultimately current induce हो जाएगा, because the direction of induced current is such that it always opposes the change in magnetic flux. It means it opposes the increase in magnetic flux, because magnetic flux is increasing due to this current, increasing this current. So ultimately the current induced in this coil will opposes the increase in this current. इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर ये करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर ये करंट इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक करंट सेटअप हो जाएगा। दैट करंट, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि सेम कॉइल के अंदर ये इंडक्शन हो रही है। जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो सेम कॉइल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? सेल्फ इंडक्शन। और ये फिनोमेनन तब तक होगा जब तक करंट अपनी 0 से मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और जैसे ही ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा करंट, एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स विल बिकम कांस्टेंट, यानी कि चेंज होना बंद हो जाएगा। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही की को बाहर निकालते हैं, अब हमने स्विच ऑफ कर दिया इस सर्किट को, व्हाट हैपन? The current through this circuit start decreasing, due to which magnetic flux through this coil also decreases. Ultimately, an EMF induces in the same coil again. दोबारा EMF induce हो जाएगी, लेकिन अब जो EMF induce होगी वो भी अपोज करेगी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अब डिक्रीज हो रहा है, तो यानी इस करंट के डिक्रीज होने से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो अब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज करने की कोशिश करेगा मतलब कहने का ये हो गया कि अब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रहा है, इन द सेम डायरेक्शन द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमेशा अपोज कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। इसको बैक ईएमएफ भी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है कॉइल की, ये जो फिनोमेनन है जिसके कारण उसी के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है जो कि फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट थ्रू द कॉइल अपोज करता है ये उसका जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है करंट कॉइल में से। तो ये जो प्रॉपर्टी है कॉइल की, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड self induction, meaning the property of the coil due to which it opposes the further change in current
through it by inducing an EMF in it। यानी कि इसी के अंदर एक EMF जो है वो इंड्यूस हो जाएगी और उसके कारण जो फर्दर चेंज हो रहा है इसमें करंट में उसका अपोज होगा। यानी करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा। और अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन करंट। क्लियर? दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। या दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जैसे ही इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके कारण इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप यूं भी कह सकते हो, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल and EMF induces in the coil. This phenomenon is called self-induction. Clear? Now, how much will be the inductance of this coil? We have to calculate the inductance of this coil. Means coefficient of self-induction. What is coefficient of self-induction now? Coefficient of self-induction. Coefficient of self-induction. अब क्योंकि इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है that depends upon the current through it. As the current increases, the magnetic flux through the coil also increases. As the current decreases, the magnetic flux through the coil also decreases. It means magnetic flux through the coil directly proportional to current flowing through it. If I is the current flowing through the coil, then phi is directly proportional to I. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, देन phi is equal to L into I, where L is constant of proportionality and is also called coefficient of self induction. L क्या है? coefficient of self induction. ठीक है? अब L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहां से। Now clearly L is equal to phi upon I. This is coefficient of self induction. ठीक है? SI यूनिट क्या हो जाएंगे इसके? SI यूनिट हो जाएंगे I के हैं वेबर और करंट के हो जाएंगे एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, एंड दिस इज कॉल्ड हेनरी, H हेनरी। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ रिडक्शन के यूनिट SI यूनिट आ जाएंगे हेनरी। ठीक है? अब एक हेनरी किसके बराबर होगा ये हमें डिफाइन करना है। व्हाट इज 1 हेनरी? इसका मतलब 1 हेनरी कैन बी रिटन एज, यानी if phi is equal to 1 weber and I is equal to 1 ampere, then L is equal to 1 weber upon 1 ampere, which is equal to 1 henry. यानी self inductance of coil is said to be 1 henry if 1 ampere current flow through the coil and the magnetic flux is 1 weber. अगर 1 एम्पियर करंट के कारण उसमें से 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है, then the self inductance is called 1 henry. Clear? Similarly, this can also be written as, now clearly E is equal to minus d phi upon dt. How much EMF induced कितनी होगी? How much EMF will be induced in the coil? Now EMF induced E is equal to minus d phi upon dt. ठीक है? But phi is equal to, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, phi is equal to Li. phi की वैल्यू थी मेरे पास Li
और E is equal to minus d dt of L into I, और E is equal to minus L into di upon dt. E is equal to minus L into di upon dt. अब क्योंकि कितनी एमएम इंड्यूस होगी, E is equal to minus L into di upon dt, या फिर यहां से अगर मुझे L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहां से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से L की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास L is equal to, अगर मैं मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता हूं तो E upon di upon dt. It means if di upon dt is equal to 1 ampere per second, 1 ampere dt per second, then L is equal to E. अगर di upon dt की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए, यानी कि रेट चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 एम्पियर पर सेकंड हो, in that case the self induction is equal to EMF induced in the circuit. यानी सिंपल वे में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं L को, आप the coefficient of self induction is equal to EMF induced in the circuit. You can note down it. When current through the circuit changes 1 ampere per second, यानी if rate of change of current through the circuit is 1 ampere per second, then EMF induced in the circuit is equal to coefficient of self induction. Yeah, ठीक है. नाउ इसका वेरिएशन कैसा रहेगा, अगर हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी रहेगी इसकी, क्लियरली अगर मैं phi is equal to Li, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का करंट के साथ वेरिएशन रहेगा. अगर मैं इधर phi लेता हूं, phi और इधर ले लिया I, तो phi is equal to Li, इसका मतलब ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट रिलेशन है पाई के साथ आई का, तो ये डायरेक्ट ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन. और E का अगर आपने निकालना है, अगर सपोज इधर E ले लिया और इधर ले लिया मैंने di अपॉन dt, तो क्लियरली E is directly proportional to di अपॉन dt, डायरेक्ट रिलेशन है इसका. अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो ये बन जाएगा, क्योंकि मोर ओवर नेगेटिव साइन है तो इसकी वेरिएशन आएगी इस तरह से. डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन नेगेटिव है, ठीक है इसका, तो EMF इंड्यूस जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बन जाएगा. सिमिलरली अगर मैंने E का ग्राफ T के साथ प्लॉट करना है, सपोज E इधर आ गया, T इधर आ गया, ठीक है, तो इस केस में E is inversely proportional to T. अगर मैं मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता हूं तो क्लियरली E का जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, इनवर्स रिलेशन है. तो इनवर्स रिलेशन का मतलब ये आ गया हाइपरबोलिक कर्व. दिस इज द रिलेशन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसके साथ, EMF का, ये आ जाएगा टाइम के साथ. क्लियर. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L is equal to E upon di upon dt. अब हमने एक कॉइल की या सोलेनॉइड की, क्योंकि ये भी सोलेनॉइडल कॉइल है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है. हाउ टू अप्लाई दिस रिलेशन, इस रिलेशन को अप्लाई कैसे करना है कि किसी सोलेनॉइड के अंदर कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा. नाउ सेल्फ इंडक्टेंस of long solenoid. एक लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी, ठीक है. सपोज N is the number of turns per unit length of solenoid, and तो कैपिटल N is equal to total number of turns, total number of turns. सोलेनॉइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो क्लियरली स्मॉल n is equal to total n if L is the length of solenoid, L is the length of solenoid,
अगर L लेंथ है then N can be written as N by L. Now I have to find out the value of self inductance. मतलब L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. If L is the coefficient of self inductance, अगर L जो है coefficient of self inductance है, then L is equal to phi upon I. अगर किसी इंस्टेंट के ऊपर I करंट फ्लो कर रहा है उसमें से, तो L की वैल्यू हो जाएगी phi upon I. But phi can be written as phi is equal to B into A. Now क्योंकि सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण B की वैल्यू होगी Ni. I is equal to A. अब क्योंकि B dot A, this is the magnetic flux through the single turn. एक टर्न में से मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा? दिस विल बी NBA. B dot A cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो NB dot A cos 0 थीटा की वैल्यू B और A के बीच में एंगल थीटा हो जाएगा. जैसे ये सोलेनॉइड है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो एरिया ऑफ कॉइल, हर एक कॉइल का जो एरिया है उसका भी वेक्टर इधर आएगा. तो B और A के बीच में एंगल हो गया 0, तो B डॉट A की वैल्यू हो जाएगी BA cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी BA. तो एक टर्न में से ये मैग्नेटिक फ्लक्स है BA, तो n टर्न में से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा इसमें से, ठीक है, कितना? NBA. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड. बट B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni. अगर I करंट है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni. और दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट N बाय L इनटू I, क्योंकि जो स्मॉल n है दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन पैरामीटर लेंथ. अब ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं देन phi कैन बी रिटन एज phi इज इक्वल टू म्यू नॉट N इनटू N बन जाएगा N स्क्वायर I A upon L. ये आ गई मेरे पास phi की वैल्यू. Now L is equal to phi upon I, therefore L is equal to म्यू नॉट N स्क्वायर I A upon L डिवाइडेड बाय I से I कैंसिल हो जाएगा, तो L की वैल्यू आ गई मेरे पास म्यू नॉट N स्क्वायर A upon L. This is कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. या फिर N by L कई बार हम मोस्टली N by L is equal to small n. अगर स्मॉल n में इसका रिलेशन निकालना है then NL is equal to म्यू नॉट, क्योंकि N is equal to N by L. तो इसका मतलब अगर N by L की वैल्यू मैं स्मॉल n रखता हूं तो म्यू नॉट N into A. This is the self inductance of a solenoid. Clear? तो ये आ गई सेल्फ इंडक्शन थ्रू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, नॉट ड्यू टू शॉर्ट सोलेनॉइड. यहाँ क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब हो गया हैविंग इनफाइनाइट लेंथ. नाउ लेट अस प्रोसीड टू म्यूचुअल इंडक्टेंस. व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? इससे पहले हमने इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया, बिल्कुल सेम. अब इसमें क्या होगा? सपोज मेरे पास एक ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें हमने एक बैटरी जोड़ी, एक मैंने इधर कॉइल ली और इसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया. नाउ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? नाम से क्लियर है म्यूचुअल, यानी इंडक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. अब अगर हम एक कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाते हैं तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. ये जो फिनोमिनन है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस. इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन. व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? पहले अब जैसे ही देखिए ये सर्किट है मेरे पास, ये की है, जैसे ही हम की को इंसर्ट करते हैं, अब मैंने की को इंसर्ट कर दिया, इसमें से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा. पहले
अब इसमें से करंट इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा जब तक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें से करंट इंक्रीज करेगा तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। अब क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से जाएंगी, लाइक दिस, इस तरह से। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल में से भी क्रॉस करेंगी, तो अल्टीमेटली जैसे जैसे इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल में से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा जो इसकी नेबरिंग कॉइल है, ठीक है। अगर इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो हमने जब भी करंट को चेंज करवाया इस कॉइल में से, यानी इस कॉइल में से करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से भी चेंज हुआ और जो इसकी नेबरिंग कॉइल थी उसमें से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, तो अल्टीमेटली इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा एंड दैट current is called induced current. This phenomenon is called mutual inductance. यानी it is the property of the coil due to which it opposes the change in current through the primary coil. अगर मैं इसको primary coil बोल दूं, इसको secondary बोल देता हूं, ठीक है। It opposes the, क्योंकि इसमें से करंट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इस कॉइल में से जो करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगा। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन करंट थ्रू द कॉइल बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन द नेबरिंग कॉइल। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो नेबरिंग में हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो the property of the coil due to which it opposes the further change in current through a coil by inducing an EMF in the neighboring coil। कि अपनी नेबरिंग कॉइल में EMF इंड्यूस होने से जो प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज आ रहा है उसको अपोज करेगा। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड, or this property of the coil is called mutual induction. Now what is coefficient of mutual inductance? Coefficient of mutual induction, क्योंकि इसमें से अगर करंट चेंज हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें से भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग increases. Ultimately, magnetic flux depends upon the current through the primary coils. Phi is proportional to I, or phi is equal to mi, where m is constant of proportionality and is called coefficient of mutual induction, or m is equal to phi upon I. If I is equal to 1, अगर I की वैल्यू 1 हो जाएगी तो m की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, then m is equal to phi। यानी कि coefficient of mutual induction is equal to the magnetic flux through the coil when current flowing through primary coil is unity। यानी कि I की वैल्यू अगर यूनिटी हो जाए तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से चेंज होगा दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एसआई यूनिट इसमें भी क्या बन जाएंगे, एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के, HF SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस इज वेबर पर एम्पियर व्हिच इज इक्वल टू हेनरी। ये भी हेनरी हो जाएंगे, जिस तरह से सेल्फ इंडक्शन में हेनरी, तो
तो इसके भी क्या हो जाएंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के भी यूनिट एसआई यूनिट हो जाएंगे हेनरी। मोरओवर ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, जैसे इसमें से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज कर रहा है, तो इसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर ईएमएफ इंड्यूस कैलकुलेट करनी है देन क्लियरली E is EMF induced. EMF induced. How much EMF will be induced? E is equal to minus d phi upon dt. But I is equal to mi. ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस d dt ऑफ mi और E is equal to minus m into di upon dt. This is the EMF induced. अगर n की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस देन n इज इक्वल टू e अपॉन di अपॉन dt, यानी कि m इज इक्वल टू if di अपॉन dt is 1, again we can calculate here, we can define coefficient of self mutual inductance from this relation also. If di upon dt is equal to 1 then m is equal to e, means the coefficient of mutual inductance is equal to EMF induced in this circuit when rate change of current is 1 ampere per second. You can say अगर इसमें से करंट 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रहा है तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, नाउ mutual inductance, very important article, that is mutual inductance of coaxial solenoid. अब पहले कॉइल हमारी इस तरह से थी, अब हमने इसकी जो कपलिंग है वो किस तरह से कर दी। हमने क्या किया, एक कॉइल बाइंड की, जैसे मान लो एक कॉइल मैंने यूं बाइंड कर दी, एक और बाइंड कर दी इसके ऊपर, दो कॉइल मैंने बाइंड कर दी। ठीक है, तो एक में से करंट फ्लो किया जाएगा तो दूसरी में से अल्टीमेटली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज करेगा और म्यूचुअल कनेक्शन भी होगी। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है, या एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड मैंने और ले लिया, उसको इस तरह से ये दो सोलेनॉइड ले लीजिए, यूं कर दिया दोनों पॉइंट्स को। हालांकि नंबर ऑफ टर्न्स भी डिफरेंट हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का डिफरेंट है। ये मैंने दो सोलेनॉइड ले लिए, ठीक है, सपोज ये सोलेनॉइड S1 है और ये सोलेनॉइड S2 है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coaxial solenoids. Mutual inductance of two coaxial solenoids. दो coaxial solenoid ले लिया है, मतलब एक सोलेनॉइड अगर ये है तो दूसरा सोलेनॉइड ये है, इस तरह से हमने बाइंड कर दिया, दोनों को एक ही इंसुलेटर मटेरियल के ऊपर बाइंड कर दिया, ठीक है। ये सोलेनॉइड हमारा S1 है और ये सोलेनॉइड S2 है। नाउ लेट N1 is the number of turns in S1 and N2 is the number of turns in S2. Let A1 area of cross section of S1 and A2 is equal to area of cross section S2, ठीक है। And R1 is a radius of S1, R2 is the radius of S2, मान लीजिए, ठीक है। अब let I1 is the current flowing through solenoid S1. S1 में से कोई करंट I1 फ्लो कर रहा है and I1 is the time varying current, ठीक है। I1 is the time varying current
S1। मान लीजिए इसमें से कोई टाइम वेरिंग करंट फ्लो कर रहा है S1 से। अगर S1 से टाइम वेरिंग करंट जा रहा है तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग होगा, मतलब करंट के चेंज होने के कारण S1 में से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा और उसके कारण इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, तो अल्टीमेटली S2 में से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसके कारण इसके अंदर S2 के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस हो जाएगी। यही मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। अब क्योंकि नाउ क्लियरली म्यूचुअल इंडक्टेंस थ्रू S2 में से कितनी मुझे कैलकुलेट करनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या फॉर्मूला था म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए? Phi2 इज इक्वल टू कितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी? M2 इज इक्वल टू Phi2 अपॉन I1। ठीक है, क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा है वो इसमें से फ्लो कर रहा है, तो Phi2 अपॉन I1। अब मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड सोलेनोइड में से कितना है पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर या किस तरह से चेंज हो रहा है, इसका रेट चेंज क्या है, तो Phi2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। नाउ क्लियरली मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S2 Phi2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि एक टर्म से कितना फ्लक्स होगा B डॉट A B, अब B किसके कारण है? यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर S2 में करंट S1 में से जा रहा है, तो इसका मतलब S1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इट मीन B1 इनटू, अब एरिया कौन सा लेना है? B डॉट A। ठीक है, एरिया जो है अब मैं S1 का यूज करूंगा या S2 का यूज करूंगा? देखिएगा यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला। जैसे मान लो मेरे पास दो पाइप है, एक पाइप थोड़ी पतली है और एक पाइप मोटी है, आप समझना इस पॉइंट को। मैंने दोनों पाइप को ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ये एक पाइप है और ये दूसरी पाइप है। अब जैसे मान लीजिए इस पाइप में से पानी आ रहा है, तो अंडरस्टूड सी बात है, दूसरी पाइप कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसका डायमीटर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, जितना पानी इस पतली पाइप में से आ रहा है उतना ही पानी अगले वाली पाइप में से जा सकता है, उससे ज्यादा पानी इसमें से नहीं जा सकता, कारण क्योंकि चाहे कितना भी डायमीटर क्यों ना कर दिया जाए इसका सेकंड पाइप का। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको मैं मैग्नेटिक फ्लक्स मान करके चलूंगी, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स S1 का एरिया जो है वो S2 से कम है, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स S1 में से चेंज हो सकता है वही मैग्नेटिक फ्लक्स S2 से चेंज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली दूसरे केस में अगर देखें हम, अगर यही पानी का फ्लो जो है वो इधर से मोटी पाइप से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, तो आगे उतना ही पानी जाएगा जितना इस स्मॉल पाइप में से पानी जा सकता है, उससे ज्यादा पानी नहीं जा सकता, भले ही इसका डायमीटर कितना भी कर दिया जाए, लेकिन आगे से जो पानी फ्लो करेगा वो उतना ही जाएगा जितना छोटी पाइप में से जा रहा है। तो कहने का मतलब चाहे पानी छोटी से बड़ी में जा रहा है तब भी पानी उतना ही इसमें से एंटर कर रहा है जितना इसमें से बाहर निकल रहा है, और जब बड़ी पाइप में से पानी छोटी पाइप में आ रहा है तब भी अंदर आगे पानी उतना ही फ्लो कर रहा है जितना छोटी पाइप में से जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ भी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जितना स्मॉल एरिया में से क्रॉस हो सकता है वही मैग्नेटिक फ्लक्स लिया जा सकता है, चाहे दूसरे वाले का कितना भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज करूंगा वो किसका करूंगा? अब मैं यहाँ पर A2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं यूज कर सकता, मैं कर सकता हूँ A1 का, क्योंकि A1 इज लेस देन A2, तो हियर वी कैन राइट एज B1 डॉट A1। अब इतना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज ड्यू टू सिंगल टर्न ऑफ S2, तो S2 में जितनी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगी, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? Phi2 विल बी N2 into B1A। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास Phi2 की वैल्यू। अगर मैं Phi2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ तो N2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन इससे पहले मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी B1 की वैल्यू। नाउ क्लियरली B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 into I1, इतना रिलेशन।
इसके लिए solenoid के कारण now clearly V1 is equal to mu naught, but N1 can be written as, if L is the length, then N, this can be written as capital N1 I1 upon L. N1 can be written as, N1 is the number of turns per unit length, तो इसको लिखा जा सकता है N1 upon L, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देगा अगर हम, तो phi2 की वैल्यू आ जाएगी, phi2 can be written as mu naught N1 N2 I1 A upon L। ये आ गई मेरे पास phi2 की वैल्यू। phi2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 can be written as, then m2 is equal to A1, m2 is equal to phi2 की वैल्यू हो जाएगी mu naught N1 N2 A1 upon I1 से ये I1 कैंसिल हो जाएगा अपॉन L। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस थ्रू S2 ड्यू टू द करंट इन थ्रू S1। हाँ, ये एक बात का और ध्यान रखना है, I1 जो है वो टाइम वेरिंग करंट है, अगर ये कांस्टेंट करंट होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए R1 और R2 इसका रेडियस है तो A1 की जगह हम क्या मेंशन कर सकते हैं, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू पाई R1 स्क्वायर। इन केस अगर A1 की वैल्यू A2 से ज्यादा होती, इसकी वैल्यू ज्यादा होती, A1 की वैल्यू ज्यादा होती A2 से, तो मुझे यहाँ पर क्या यूज करना पड़ता, A2। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि एरिया जो लिया जाएगा वो स्मॉलर सोलेनॉइड का लिया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एरिया विल बी टेकन ऑफ अ इनर सोलेनॉइड और लेंथ जो है वो लॉन्गर सोलेनॉइड की ली जाएगी। यहाँ फॉर्मूला जब आप यूज करोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो लेंथ जो है वो लॉन्गर सोलेनॉइड की ली जाएगी और एरिया जो है वो इनर सोलेनॉइड का लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।